कांग्रेस पार्टी ने कल राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया है और पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए कीमतों के खिलाफ और रुपए का लगातार अवमूल्यन होने के खिलाफ यह बंद का आंदोलन किया गया। आज जो ये प्रेस वार्ता में मैं आप लोगों के माध्यम से मुख्यतः अपने तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इस बंद को हमको पूर्णतः हमारे को हिंसा मुक्त रखना है और इस बंद के दौरान हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि हम लोग महात्मा गांधी जी की पार्टी हैं और किसी भी प्रकार की हिंसा के अंदर हम लोगों को संलिप्त नहीं होना है। ये हम आह्वान यहाँ से राष्ट्र के हेडक्वार्टर्स से अपने तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देश भर में हम लोग करना चाहते हैं। और साथ ही साथ में हम लोग सभी लोगों को, सभी वर्गों को, सभी व्यवसाय में जुड़े हुए लोगों को, सब लोगों को हम कहना चाहते हैं कि राष्ट्र हित में, नेशनल इंटरेस्ट के अंदर इस बंद के अंदर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और बंद के अंदर बंद को सफल बनाने की कोशिश करें। और हम लोग जो ये बंद का कार्य हम लोगों ने जो बंद का जो आह्वान किया है मुख्यतः सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए किया है ताकि महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई को रोका जा सके, ताकि रुपए को मजबूत किया जा सके, ताकि देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो। आप लोगों को यहाँ से इस मंच से कई बार बताया ही जा चुका है, मैं दोहराना चाहूँगा फिर भी कि एक्साइज ड्यूटी 2014 के बाद 211.7% बढ़ाया गया है। 9.2 रुपीज़ 1 लीटर मई 2014 में था पेट्रोल के ऊपर एक्साइज, अब बढ़ करके 19 रुपये 48 पैसे हो गया है। इसी प्रकार से डीजल का 443% डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया गया है। यह 3 रुपये 46 पैसे प्रति लीटर मई 2014 में होता था, अब 15 रुपये 33 पैसे प्रति लीटर हो गया है। और अगर रुपए की कीमत डॉलर के हिसाब से देखा जाए तो यह 72 रुपये से भी नीचे क्रॉस कर गया। तो जो मोदी जी कहते थे कि 60 रुपये के ऊपर डॉलर आते ही वो कहते थे कि आईसीयू में रुपया पहुंच गया है, तो अब जो है 72 रुपये डॉलर पे पहुंचने के बाद में वो रुपये की हालत क्या हो गई है, इस चीज़ को कौन बताएगा। हम लोग जो हैं तमाम जितनी भी अपनी विपक्षी पार्टियां हैं उनसे हम अनुरोध करते हैं और हमें खुशी है कि लगभग कांग्रेस को मिलाकर के टोटल कुल 21 पार्टीज़ हैं जो कि इस बंद के अंदर देश भर के अंदर शामिल होने के लिए जिन लोगों ने सहमति जताई है। और हम सभी विपक्षी पार्टियों को हम अपील कर रहे हैं कि इस बंद के अंदर शामिल हों और इस बंद के अंदर कांग्रेस का समर्थन दें, इस बंद के अंदर शामिल हों। सरकार से हम लोग ये मांग करते हैं कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर लेकर के आया जाए और जीएसटी के अंदर आते ही ये 15 से 18 रुपये लगभग पेट्रोल और डीजल कम हो जाएगा। और जीएसटी के अंदर आना चाहिए क्योंकि हमारे देश के अंदर लगभग 40% ऐसी चीज़ें हैं जो अभी जीएसटी से ही बाहर हैं। तो जीएसटी का कोई मतलब नहीं है। एक तो मल्टीपल स्लैब्स हैं और दूसरा अगर पेट्रोल और डीजल जीएसटी से बाहर होगा तो जीएसटी का कोई मायने ही नहीं रह जाता और जीएसटी के अंदर पेट्रोल और डीजल को बाहर रखने का कोई मतलब नहीं है। और इसलिए हम लोग जो है केंद्र सरकार से हमारी मांग है, हम दोहराना चाहेंगे और कल बंद के माध्यम से हम लोग दबाव डालना चाहेंगे कि जीएसटी के अंदर पेट्रोल और डीजल को लेकर के आया जाए। और सरकार ने 11 लाख करोड़ रुपए पिछले 4 वर्षों के अंदर एक्साइज के माध्यम से पेट्रोल और डीजल से कमाए हैं और वो बहुत ज़्यादा हैं और वो सरकार ने लोगों की जेब काट करके अपनी कॉफर्स को भर रहे हैं और इससे महंगाई के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, महंगाई इससे बढ़ रही है। और इसलिए हम लोग ये सरकार से मांग करते हैं कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर लेकर के आया जाए। मैं साथ साथ में अंत में हम लोगों को बहुत सारे चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ने ओपनली सपोर्ट किया है, बहुत सारे स्कूल्स एसोसिएशंस ने अलग अलग स्टेट्स में हमें सपोर्ट किया है, बहुत सारे ट्रेडर्स एसोसिएशन ने हमें सपोर्ट किया है। उन सब का हम धन्यवाद करते हैं और बाकियों से हम अनुरोध करेंगे कि वो खुल करके हमारे इस बंद का, भारत बंद के सपोर्ट के अंदर सब लोग समर्थन करें। धन्यवाद। आपको हम लोग बता देंगे, उसके बारे में हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, आज रात तक हम लोग आपको बता देंगे उसको।
Absolutely. Well, once they bring it under GST, automatically the petrol and diesel prices will fall down by 15 to 18 rupees. And the cascading impact of increase in petroleum product prices also would be reduced once it is brought down by bringing it under the GST. Besides, we would also, as I said, we are also asking government to take measures to ensure this free fall of rupee is stopped, because rupee crossing 72 rupees a dollar mark is something which is not good for the economy, and also it has impact on other things also, because many things which are imported in the country, automatically they become much more expensive. So these are the two main things we want the government to improve the economy by ensuring that rupee is strengthened vis-a-vis dollar. And secondly, we would like this government to bring under GST petrol and diesel. भाई जीएसटी के अंदर क्यों नहीं आ सकता? जब तक वाली बात तो मतलब हम ये कहें कि जी आप ये कर लो वो कर लो, लेकिन जब जीएसटी सीधे जब जीएसटी के अंदर आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। बाकी मैंने आपको जैसे बताया कि 9 रुपये 20 पैसे हमारे समय के ऊपर पेट्रोल में था, अब 19 रुपये कुछ पैसे हो गया है। उसी तरीके से डीजल भी 4 रुपये कुछ पैसे था, जो कि अब 17-18 रुपये के करीब हो गया है। तो अगर उसको भी कम कर लें तो भी जो है वो उतना ही उसका इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर जीएसटी के अंदर अगर आ जाए तब भी 15 से 18 रुपये का फ़र्क उसमें पड़ता है। अगर मई 2014 का भी अगर एक्साइज कर लें तब भी जो है पेट्रोल और डीजल के अंदर 15 से 18 रुपये का फ़र्क पड़ेगा, और जीएसटी में भी अगर कर दें जब भी उतने का ही फ़र्क पड़ेगा। देखिए, दिल्ली का कार्यक्रम हम आपको आज शाम तक के हम बता देंगे, जानकारी दे देंगे, आज शाम देर रात तक देंगे। और सभी स्टेट्स के अंदर पीसीसी प्रेसिडेंट्स और सभी स्टेट के इम्पॉर्टेंट लीडर्स, वहाँ के सीएलपी लीडर्स, सब स्टेट्स के वो अपने अपने प्रदेशों के अंदर कार्यक्रम करेंगे। और दिल्ली के अंदर हमारे जो और दूसरे एआईसीसी के, सीडब्ल्यूसी के लोग होंगे, इनका जो कार्यक्रम और लाइक माइंडेड पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स का, वो हम लोग आज शाम या रात तक आपको बता देंगे। एक मिनट, लेट मी फर्स्ट फिनिश दिस। मैं इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस के 3 स्टेट्स हैं, कर्नाटका, पंजाब और पुडुचेरी। वहां पर हमारे डीजल के ऊपर 17% हमारा वैट है, और जबकि जो इनके बड़े स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, वहाँ पे 27% इन्होंने वैट रखा हुआ है डीजल के ऊपर। और हमारे जो ये 3 स्टेट्स हैं, ये लोएस्ट 5 स्टेट्स के अंदर आते हैं जिन स्टेट्स के अंदर वैट है। तो कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स तो ऑलरेडी लोएस्ट 5 में है। तो इन लोगों को क्यों नहीं ये लोग अपनी स्टेट्स को ये बात कहते हैं? कांग्रेस को कहने हम तो वैसे ही लोएस्ट 5 के अंदर हैं। तो जिस वक्त इनके पूरे के पूरे भाजपा के लोग जब विपक्ष में थे और वो बैलगाड़ियां ले करके और सिलेंडर्स कंधे पे उठा करके प्रदर्शन करते थे, तो वो उनके लिए रूल्स जो हैं और उनके लिए मापदंड अलग हो जाते हैं जब वो ऑपोजिशन में होते हैं, और जब मापदंड अलग हो जाते हैं जिस वक्त रूलिंग पार्टी में आ जाते हैं। तो जब तेल 10 पैसे भी बढ़ता था तो ये लोग सड़क के ऊपर आकर के शोर मचाते थे। अब जो है इंटरनेशनल प्राइजेज, अगर क्रूड के आप कंपेयर करें कांग्रेस के समय में और अब में, तो अब में और तब में इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइजेज में कमी आ गई है ज़मीन आसमान की, लेकिन रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। और रेट कोई इसलिए नहीं बढ़ रहे कि इंटरनेशनल प्राइजेज बढ़ रहे हैं, इसलिए रेट बढ़ रहे हैं कि सरकार ने अपने टैक्स बढ़ा दिए हैं। तो जब टैक्स इसके अंदर बढ़ा देंगे और टैक्स का परसेंटेज पेट्रोल में एक्साइज के अंदर 211.7 और डीजल के अंदर 443.06% जब आप टैक्स बढ़ा देंगे 3-4 साल के अंदर, तो फिर उसके बाद में जो है हम लोग इसके जनता की जेब पे आप डाका डाल रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो विपक्ष होने के नाते क्या हम इसके ऊपर भी प्रोटेस्ट नहीं करें क्या?
पहले जब रेट्स बढ़ते थे तो रेट्स बढ़ते थे इंटरनेशनल प्राइजेस की वजह से, अब रेट्स बढ़ रहे हैं सरकार जो जनता की जेब से डाका डाल रही है उसकी वजह से रेट बढ़ रहे हैं। देखिए, अब सरकार जो है वो कितने राज्यों में किसकी है ये तो साइक्लिक होता है, तो अब जो है उनकी है, तो ये तो पहले भी ऐसा समय था जब कांग्रेस की सब जगह के ऊपर शासन था और केंद्र में भी हम लोग थे, तो आज हम नहीं हैं, तो इसमें इसलिए कोई ये परमानेंट तो कोई चीज़ नहीं होती। जहाँ तक के नियत और नीति की बात है, कांग्रेस की नीति बड़ी स्पष्ट है और हम लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जितनी अग्रेसिवली कांग्रेस लड़ रही है और उतना शायद ही कोई भी उतना तेजी से लड़ पा रहा होगा। हम लोगों ने मुद्दों के आधार के ऊपर हम लोग कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एक सशक्त और सजग विपक्ष की भूमिका निभाई है। हमने कोई भी ऐसा मुद्दा, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे दलितों का मुद्दा हो, जहां जहां पे अन्याय हुआ है वहां पर कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उसकी बात को बढ़ाया है, एम्पलीफाई किया है। पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर कांग्रेस ने राहुल जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी है। अभी महंगाई जो है, महंगाई चरम सीमा पे, रुपए का डिवैल्यूएशन जो है पूरी तरीके से हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी इसके अंदर लड़ रही है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ रही है और बगैर आप में से कोई भी नहीं कह सकता कि कांग्रेस पार्टी इसमें लड़ने में कोई कमी दिखा रही है किसी भी प्रकार से। तो जहां तक के महागठबंधन की बात आप कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का बड़ा स्पष्ट हमारी सोच है। हम लोग जो हैं इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं और स्टेट दर स्टेट हम लोग जो हैं लोकल लेवल के ऊपर अलायंसेस करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत हम लोग बना रहे हैं। तो हम लोग तो जो स्टेट दर स्टेट लोकल लेवल पे अलायंसेस बनेंगे, मजबूत करेंगे, भाजपा को हराएंगे और 2019 में हमारी सरकार बनेगी। एक उनके तो सारी चीजें 2022 में, ये राफेल हवाई जहाज भी 2022 में पूरे आने की बात है। सारी चीजें तो जो है 2019 के बाद का ही उनका प्रोग्राम बन रहा है और इससे पहले जब 2014 में चुनाव लड़ रहे थे तो सब 2018-19 तक हो रहा था, अब 2022 में हो रहा है। 2019 में इनकी सरकार तो किसी भी कीमत के ऊपर नहीं आती, क्योंकि लोगों को मालूम है कि जो अभी 4 साल में, जो 4.5 साल में देश का हाल कर दिया, आगे जो है इनको 2 महीने भी कोई इनको सत्ता में देने के लिए तैयार नहीं। हमें बड़ा दुख है कि इतने महत्वपूर्ण विषय जिसके अंदर देश के हर व्यक्ति सीधे सीधे जिससे प्रभावित है, पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस के बारे में, आज महंगाई के बारे में, रुपए की गिरती हुई कीमत के बारे में, इसके बारे में कोई समाधान वहां से निकल करके भाजपा की एग्जीक्यूटिव मीटिंग के अंदर नहीं आया। सिर्फ खोखले नारे दिए जा रहे हैं, सिर्फ अभी भी मोदी और अमित शाह की बात करी जा रही है। जो सही मायने में जो कांग्रेस जो बात को उठा रही है कि महंगाई बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, राफेल में करप्शन हो रहा है, तो उन सब चीज़ों की, इन बड़े बड़े मुद्दों के लिए भी तो कोई चर्चा वहाँ पर होनी चाहिए, कोई बात बतानी चाहिए। क्या जनता से जुड़े हुए मुद्दों की कोई चर्चा भाजपा की एग्जीक्यूटिव बॉडी में अब नहीं करते हैं? क्या भाजपा की एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर, नेशनल एग्जीक्यूटिव में जनता के मुद्दों को एकदम से नजरअंदाज कर दिया जाता है? क्या महंगाई जनता का मुद्दा नहीं है? क्या गिरती हुई अर्थव्यवस्था जनता का मुद्दा नहीं है? क्या पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए प्राइस जनता के मुद्दे नहीं है? क्या करप्शन जनता का मुद्दा नहीं है? बेरोजगारी जनता का मुद्दा नहीं है? क्या इन सब जनता के मुद्दों से जुड़े हुए मुद्दों की चर्चा ही अगर बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव में नहीं होगी तो फिर जनता उनको सीधे सीधे 2019 में जवाब देने वाली है। तो जब राफेल के ऊपर वो जेपीसी नहीं करना चाहते हैं, राफेल के ऊपर जवाब नहीं देना चाहते, तो इसका मतलब सीधे सीधे दाल में काला है। कोई जब कोई चीज जिन मुद्दों को लेकर के जो है, भ्रष्टाचार को दूर करने का मुद्दा, महंगाई को दूर करने का मुद्दा सबसे प्रमुख था बीजेपी के नरेंद्र मोदी के नारों में। सबसे पहले वो ये कहते थे, उनके नारे हमेशा होते थे कि बहुत हुआ महंगाई का, जो उनका वो नारा होता था, तो महंगाई की बात करते थे, भ्रष्टाचार की बात करते थे। अब राफेल के ऊपर कहते हैं कि उनका कोई मुद्दा ही नहीं है, जेपीसी नहीं है।
महंगाई के ऊपर कोई जवाब नहीं है, बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव तक में भी डिस्कस करने को तैयार नहीं है। तो ये किस तरीके से यह पार्टी है और जनता से और जनता के मुद्दों से अपने आप को दूर कर रहे हैं, सीधे सीधे इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस बात का जरूर सूचक है। मेक इन इंडिया का अगर एजेंडा है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के 109 उनके हवाई जहाज उनके हमारे यहाँ पर देश में बनने थे और 108 बनने थे, 18 वहाँ से आने थे सीधे सीधे। तो इस डील को किसने ख़त्म किया? जिसमें 108 मेक इन इंडिया राफेल होना था, उसको किसने ख़त्म किया? और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हमारे देश की सबसे बड़ी है, उसको अगर ख़त्म करके अपने मित्र पूंजीपति अनिल अंबानी को सारे के सारा कॉन्ट्रैक्ट दे देना है, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को ख़त्म करना और देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ख़त्म करना अपने आप इस चीज़ को बताता है कि मेक इन इंडिया को ये लोग खुद उसको ख़त्म कर रहे हैं। और सर एक और है, आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने यशवंत सिन्हा को चुनाव लड़ने के लिए कहा है, ऑफर दिया है और ये सुगबुगाहट चल रही है कि वो नई दिल्ली से लड़ेंगे, यानी मुकाबला आपसे ही होगा। अभी देखते हैं क्या रहता है, ये तो आगे टाइम बताएगा। और हाँ, ये बात सही है कि मैं पिछली बार वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, 10 साल मैं रहा वहाँ पे, और वहाँ पर जब मैं पहला चुनाव जीता तो मैं जगमोहन को मैंने हराया है, और जगमोहन सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर थे। और अगला चुनाव मैंने विजय गोयल को हराया। पहला चुनाव मैं जीता था 12,000 से, दूसरा चुनाव मैं जीता हूँ 2 लाख से। तो एक अपना ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं अपनी बात ही कर सकता हूँ, बाकी बात तो दूसरों की बात है। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री का कहना है कि राम मंदिर तो बनकर रहेगा, सुप्रीम कोर्ट तो हमारा ही है। देखिए, ये जो है वो लोग इसलिए इन सब चीज़ों की चर्चा करते हैं ताकि चुनावी मौसम है, चुनाव के अंदर इशू बनाया जाए। हम इस के अंदर आहुति डाल करके जो वो चाहते हैं हम उसको पूरा नहीं करना चाहते। धन्यवाद। शुक्र है कि इसमें भी उन्होंने पंडित नेहरू के ऊपर दोष नहीं डाला। सिर्फ वो 4.5 साल की पुरानी बात कर रहे हैं और पंडित नेहरू के समय की लेगेसी की बात नहीं कर रहे। अब तो ये स्पष्ट हो गया है कि जो जीडीपी की ग्रोथ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की यूपीए 1 और यूपीए 2 में हम लोग दे करके गए, जो लेगेसी है, उसको ये कहीं पर भी दूर दूर तक के उसके मुकाबले ये नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्हीं के फैक्ट्स और इन्हीं के फिगर्स ये कहते हैं कि यूपीए 1 और यूपीए 2 के अंदर जो ग्रोथ हुई वो आज तक के इतिहास में ना तो पहले ना बाद में कभी भी हुई। तो किस तरीके से ये कह सकते हैं कि क्या इनको इकॉनमी मिला? जो अगर जो है रुपए की कीमत देखें तो लगातार गिरता जा रहा है। कम से कम उतना बचा करके रख लेते जितना हम छोड़ करके गए थे तो भी समझ में आता। तो किसी भी तरीके से इन्होंने हमारी इकॉनमी को संभाल करके नहीं रखा है, बल्कि इसको और नीचे लेकर के गए।